Hi students, I am Mr. Suman Kumar and I welcome you all on your beautiful channel The Alpha Physics Classes. Students, आज हम आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन से रिलेटेड और इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल आखिर सॉल्व कैसे किया जाता है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस फिजिक्स के अंदर हम लोग दो चीज का स्टडी करते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को सिर्फ समझते हैं कि आखिर वो होता क्या है। और न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैथ के अंदर न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं, उसी तरह से फिजिक्स के अंदर भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मैथ की तरह। और थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को सिर्फ समझते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग दो चीज का स्टडी करते हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है न्यूमेरिकल। तो चलिए इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है और न्यूमेरिकल पार्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जब हम लोग फिजिक्स स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, ये थ्योरी क्या होता है, ये थ्योरी क्या होता है बच्चे, एक्चुअली थ्योरी वो चीज होता है जो ये बताता है कि कोई नेचुरल फिनोमेना क्यों हुआ, कोई घटना क्यों घटा, ये बताता है थ्योरी। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आप समझो इसको अच्छे से। जैसे मान लो कि ये डस्टर है हमारे हाथों में और इस डस्टर पे किसी ने आया और इसको पुश कर दिया या पुल कर दिया, इसको या तो इसको पुश कर दिया या पुल कर दिया। तो पुश और पुल करने से क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये डस्टर जो है वो मोशन में आएगा, मूव करना शुरू कर देगा। और जब किसी ने पूछ दिया यहां पर कि डस्टर मोशन में क्यों आया, डस्टर का रेस्ट से मोशन में आना यह एक फेनोमेना है, घटना है, फिजिकल फेनोमेना या नेचुरल फेनोमेना। और जब कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि ये डस्टर मोशन में क्यों आया, तो इसके पीछे एक ही कारण है, बिकॉज ऑफ फोर्स। क्योंकि किसी ने क्या किया था इस पे, या तो इसको पुश किया था या फिर इसको पुल किया था, खींचा था या फिर इसको धकेला था, यानी वो फोर्स लगाया था। तो फोर्स के वजह से ये मोशन में आया। इसका एक ही आंसर है कि मोशन में आया ये डस्टर बिकॉज ऑफ फोर्स, फोर्स के वजह से। तो यही होता है थ्योरेटिकल पार्ट, यानी थ्योरी ये बताता है कि कोई भी नेचुरल फेनोमेना क्यों घटा, क्यों हुआ, यही बताता क्यों हुआ। ये डस्टर, इस डस्टर का मोशन में आना एक फेनोमेना है और ये मोशन में क्यों आया, क्योंकि इस पर किसी ने फोर्स लगाया था इसीलिए मोशन में आया, फोर्स के वजह से ये मोशन में आया। तो यही होता है थ्योरी। ठीक है, अब दूसरा है न्यूमेरिकल। अब किसी ने जब ये जानने की कोशिश करेगा कि इस पर किसी ने ठीक है फोर्स लगाया और ये मोशन में आया, लेकिन वो आदमी इस पर कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, कितना फोर्स इस पर लगाया, ये जानने की कोशिश करेगा कोई भी इंसान। तो यहीं से हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है और हम यहीं से न्यूमेरिकल को बनाने की शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल का आंसर होता है हाउ में, यानी कि फिजिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन भी किया गया है कि फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ, फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ। तो व्हाई में आपको बताना है क्यों ये डस्टर क्यों मोशन में आया, और हाउ में आपको बताना है ये डस्टर जब मोशन में आया तो इस पर कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, कितना फोर्स इस पर लगा। यही से न्यूमेरिकल शुरू होता है। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए फिजिक्स के अंदर ढेर सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उस फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं कि कितना अमाउंट में किसी चीज पर क्या चीज लग रहा है। ठीक है, यही से हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं, यही न्यूमेरिकल होता है। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस फिजिक्स के अंदर, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि न्यूमेरिकल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जब भी आप बनाएंगे या बनाने के लिए सीखेंगे या कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल आप सीखेंगे,
तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है थ्योरी को। जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर, तब तक आप जो है न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। और जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर, तो उस थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये सब चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। एक्चुअली जब हम मोशन चैप्टर पढ़ा रहे थे क्लास 9th में, चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, तो उसमें हमने इन सब बातों का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है उस चीज को। तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन में जाकर के सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, ये सभी चीज वहां पर बताया गया है, आप वहां से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को समझना या थ्योरी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखो बच्चे, अब थोड़ा सा हम यहाँ से सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चे, इस दुनिया का कोई भी चीज, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड, इस दुनिया का कोई भी चीज जिसको आप माप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी का हाइट, आपके बॉडी का वेट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सभी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? इसलिए कि हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस कम है, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है। अपनी बॉडी के हाइट को भी मेजर करते हैं, कितने फीट हैं हम, हमारा हाइट कितना फीट है, हमारे बॉडी का वेट कितना केजी है, हम इस सब चीज को मेजर करते हैं या नहीं करते हैं। अपने डेली लाइफ में डेली करते हैं, अपने डेली लाइफ में डेली करते हैं। तो यही होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप मेजर कर सकते हो। हाँ, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देखो, जैसे मान लेते हैं इमोशन की बात करते हैं। इमोशन, इमोशन का मतलब क्या होता है? इमोशन का मतलब होता है एक प्रकार का फीलिंग, एक प्रकार का फीलिंग, जैसे लव। अब लव है, प्यार, मोहब्बत, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? क्या इसको मेजर किया जा सकता है? मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपसे 50 केजी प्यार करता हूं, क्या ये मतलब ऐसे ये बोलना सही है? क्या इसे बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता ऐसे। हाँ, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, तो आप एक फील कर सकते हो इसे, यही इमोशन होता है। आप इसे फील कर सकते हो कि हम आपसे प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, आपके अंदर ऐसा कुछ फीलिंग आ सकता है हमारे बिहेव को देख करके या कुछ और भी एक्टिविटी को देख करके। आप सिर्फ एक अपने अंदर फील ला सकते हो कि हम आपसे प्यार करते हैं या फिर नफरत करते हैं, लेकिन आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस की तरह, डिस्प्लेसमेंट की तरह, स्पीड की तरह। इस लव को मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, न तो कोई फॉर्मूला होता है इसके लिए कि हम इसको मेजरमेंट करें। फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए तो हमारे पास डिवाइस भी होते हैं, बीम बैलेंस। हाइट को मेजरमेंट करने के लिए भी आता है फीता वाला, वो उससे मेजर करते हैं, है ना। स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ी में लगी हुई एक डिवाइस होती है, स्पीडोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है, ओडोमीटर। या फिर इन सब को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, जिस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं कि इतना डिस्टेंस हुआ, इतना स्पीड हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हम आपको फॉर्मूला से या डिवाइस से मेजरमेंट करके आपको हम दे देते हैं। लेकिन क्या इस लव को मेजरमेंट करने के लिए कोई डिवाइस, कोई फॉर्मूला है? नहीं है। तो इट मीन्स कि वी कैन नॉट मेजर दिस क्वांटिटी, दिस टर्म, दिस वर्ड। हम इस वर्ड को, इस शब्द को मेजर नहीं कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे बच्चे,
मोशन चैप्टर को, तो इसके अंदर हमने क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी अभी तक पढ़ा है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी के आधार पे हम न्यूमेरिकल को बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस पढ़ा हमने, ये फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद इस डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, ओडोमीटर। और डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपको, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, तो इसका मेजरमेंट आपको पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, कम है या फिर ज्यादा है। तो डिवाइस तो आपके पास होता नहीं है फिजिक्स के अंदर, तो हम डिवाइस का यूज नहीं करते हैं मेजरमेंट करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को। उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं और वहीं से हमारा न्यूमेरिकल शुरू भी होता है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। डिस्टेंस को आप डिनोट करेंगे एस से, या तो फिर डी से भी करते हैं, स्मॉल या कैपिटल डी से। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डी फॉर स्पीड एंड टी फॉर टाइम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी। भाई न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट पता करते हैं। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही मेजरमेंट करते हैं फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है ना। तो यही चीज होता है न्यूमेरिकल। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम करें, और जब उसका मेजरमेंट करें तो उसके मेजरमेंट के लिए हम फिजिक्स में किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, और ये मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए ऐसे डिस्प्लेसमेंट को भी एस से नोट किया जाता है, लेकिन ऊपर में एक एरो का साइन दे दिया जाता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है इसका, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है, जो मैं पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप वहां से अच्छे से समझ सकते हैं कि वेक्टर स्केलर क्या होता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी फॉर वेलोसिटी भी होता है और भी फॉर स्पीड भी होता है। सिर्फ अगर भी लिखेंगे तो स्पीड होगा, और भी पर एरो लगा देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा और वेक्टर हो जाएगा, ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ऐसे 9th क्लास में आप देखेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के एस से ही लिखा गया है। चाहे वो वेलोसिटी हो, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, भी से ही लिखा गया है, कहीं पे एरो का साइन नहीं लगाया गया है। लेकिन आगे आप इस चीज को सीखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे एरो का साइन तो भी आप चलेगा। 9th क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई इस फिजिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, क्लास 9th में क्या पढ़ा है, स्पीड भी पढ़ा था हम लोगों ने। स्पीड को भी मेजरमेंट करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्पीड का मेजरमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इंटू एस, डिस्टेंस इंटू टाइम होता है स्पीड निकालने के लिए, यानी भी निकालने के लिए, भी फॉर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आप सारे फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। उसके बाद इस स्पीड के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था इसमें, वेलोसिटी। वो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सॉरी बच्चे, स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड में आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यही फॉर्मूला है। स्पीड को भी से लिख लेंगे
और वेलोसिटी को भी v से लिखेंगे, ऊपर में एरो का साइन लगा देंगे, v इज इक्वल टू s बाय टी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और भी है हमारे पास, और क्या हमने पढ़ा था इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक और भी चीज है जो है एक्सीलरेशन है ना। चाहे एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उनके लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अब बाय टाइम, यानी कि एक्सीलरेशन ए फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू बाय टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन फाइंड करने का। ठीक है बच्चे, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहां से ये फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे और भी बताते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर और भी कुछ फॉर्मूला हम यहां देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्पीड पे। जब हम स्पीड पढ़ते हैं तो उस स्पीड के अंदर हमें एक कांस्टेंट स्पीड भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कांस्टेंट स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद हमें इसके अंदर देखने को मिलता है वेरिएबल स्पीड। क्या देखने को मिलता है? वेरिएबल स्पीड, या इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको बोला जाता है। इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोला जाता है। और फिर इसके अंदर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। इसके बाद किस स्पीड की बात करते हैं? एवरेज स्पीड की भी बात करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इस चीज को। स्पीड होता क्या है ये तो सबको पता है कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है स्पीड। सिंपल सा चीज है। और ये कांस्टेंट स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड से कहने का मतलब होता है फिक्स स्पीड, जो न घट रहा हो और न ही बढ़ रहा हो, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप बाइक पे चलते हो तो बाइक में एक एक्सीलरेटर होता है, जिस एक्सीलरेटर को आगे पीछे करके आप क्या करते हैं? अपने बाइक के स्पीड को या तो घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं। जब आप एक्सीलरेटर को आगे पीछे घुमा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपका स्पीड फिक्स नहीं होता है, वो घट रहा होता है या फिर बढ़ रहा होता है। कभी गाड़ी स्लो होती है, कभी गाड़ी फास्ट होती है, तो वो कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सीलरेटर को फिक्स रखिए एक पॉइंट पे, उसको घुमाना बिल्कुल नहीं है आगे पीछे, आपका स्पीड फिक्स हो जाएगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। अगर किसी बॉडी का स्पीड फिक्स हो, ना वो घटे ना वो बढ़े, वो चेंज ना हो, तो इस तरह के स्पीड को कांस्टेंट स्पीड बोला जाता है। और स्पीड हो या फिर कोई भी स्पीड कांस्टेंट स्पीड हो, उसको निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब बात आती है वेरिएबल स्पीड की। और वेरिएबल स्पीड का मतलब तो वेरिएबल का मतलब तो चेंज होना होता है, यानी कि अब स्पीड यहाँ फिक्स नहीं होती है। कभी स्पीड घट रहा होता है, कभी स्पीड बढ़ रहा होता है, कभी गाड़ी स्लो हो रहा होता है, कभी गाड़ी फास्ट हो रहा होता है। तो जहां पर स्पीड फिक्स ना हो, जहां पर स्पीड चेंज हो रहा हो, वहीं पर हम बात करते हैं किस स्पीड की? वहां से बात करना शुरू कर देते हैं किस स्पीड का? एवरेज स्पीड का। क्योंकि हमारे पास कोई एक स्पीड तो है नहीं कि हम एक स्पीड किसी को बता दें कि हम भाई इस स्पीड से चल रहे हैं। पूरे जर्नी में हमारा स्पीड बहुत बार चेंज होता है, अलग अलग स्पीड से हम चल रहे होते हैं। जब हम अलग अलग स्पीड से चल रहे होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड की बात करते हैं। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होते हैं? वेरिएबल स्पीड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहां से हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, यानी कि ये जहां वेरिएबल स्पीड आएगा वहां से हम शुरू कर देंगे बात करना एवरेज स्पीड की। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम
टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको और भी आगे बात करते हैं, इसको समझते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। बस एक ही चीज है, टोटल डिस्टेंस बोलिए या डिस्टेंस बाय टाइम बोलिए या टाइम इंटरवल बोलिए, स्पीड कोई भी हो उसका एक ही फॉर्मूला है, लेकिन समझने का थोड़ा सा वे अलग होता है। देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां से यहां आई, यहां से यहां आई d1, यहां से यहां कुछ डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में। कितना टाइम में? t1 टाइम में। मान लीजिए कि यहां से यहां 5 मीटर आई गाड़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट, और यहां से यहां आने में टाइम 5 सेकेंड लगा होगा। उसी तरह से हम यहां बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आई t1 जितना टाइम में, उसके बाद फिर यहां से वह ऑब्जेक्ट यहां आ गई d2, और यहां से फिर यहां टाइम उसको लगा आने में t2, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गई, और यहां से यहां वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लेते हैं d3, यानी कि टाइम लग गया उसको यहां से यहां आने में t3। तो यहां पे t0 ले लीजिए, यहां से टाइम शुरू होता है आपका, और फिर यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगा होगा, और उतना टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर वो गाड़ी यहां से यहां आई, यहां से यहां d2 डिस्टेंस कवर किया, और यहां से यहां आने में उसको टाइम लगा t2, यहां से यहां t2 टाइम लग गया उसको आने में। फिर उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां d3 डिस्टेंस कवर किया, फिर यहां से यहां कुछ टाइम उसको लगा आने में यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, और एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, ये d1 प्लस ये d2 अब प्लस d3। d1 यहां से यहां तक, d2 यहां से यहां तक, d3 यहां से यहां तक, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक। आपको जब d1 d2 d3 को ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक निकल जाएगा। अब बच गया टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का टाइम, फिर यहां से यहां तक का टाइम, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 टोटल टाइम। यानी कि यही है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और ये एवरेज स्पीड की बात हम कहां करेंगे, जहां पर स्पीड उसका चेंज हो रहा होगा, गाड़ी का स्पीड फिक्स नहीं होगा। अच्छा यहां हम कह रहे हैं स्पीड फिक्स नहीं होगा, हम यहां पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक का स्पीड भी निकाल सकते हो, यहां से लेके यहां तक का स्पीड भी निकाल सकते हो। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहां से यहां जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो यहां से यहां तक का टाइम में, तो यहां से यहां तक का स्पीड निकल जाएगा आपको v1। फिर उसी तरह से यहां से यहां तक का स्पीड निकल जाएगा v2, फिर यहां से यहां तक का स्पीड निकल जाएगा v3। उसके बाद जब आप इस स्पीड को देखोगे v1 v2 v3 को, तो आपको लगेगा कि इस पूरे जर्नी में हर समय गाड़ी का स्पीड सेम नहीं है, वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अगर ये स्पीड आपको निकल गया, अगर आपको सिर्फ स्पीड दे रखा हो, ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड, सिर्फ आपको स्पीड दे रखा हो, अलग अलग स्पीड से गाड़ी चल रही है रोड पे, अलग अलग स्पीड से गाड़ी रोड पे चल रही है, तो अलग अलग स्पीड आपको दे करके रखा हो, और आपको बोल दिया जाए कि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है बताओ, तो आप यहां पर कुछ इस तरह से भी एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो। आप क्या करोगे, जैसे एवरेज निकालते हो वैसे ही एवरेज निकाल लोगे, यानी कि इस स्पीड को v1 प्लस v2 प्लस v3 कर दोगे, और नीचे में नंबर ऑफ स्पीड, कितने स्पीड है ऊपर में 1 2 3, यहां पर 3 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो भी आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड पता हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यही होता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, एवरेज
वेलोसिटी की बात करते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी की बात हम तब करना स्टार्ट करते हैं बच्चे, जब किसी गाड़ी का जो वेलोसिटी होता है या किसी बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे स्पीड में हुआ था कि स्पीड अगर फिक्स नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा होता है, तो वहां से हम शुरू करते हैं एवरेज स्पीड की बात करना। ठीक उसी प्रकार से जब कोई बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? यहां देखिए, एवरेज वेलोसिटी होता है सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से चली, यहां आई v1 वेलोसिटी से, यहां से यहां आई v1 वेलोसिटी से, उसके बाद यहां से वो ऑब्जेक्ट यहां आई v2 वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी इतना दूर में कुछ अलग था और ये वेलोसिटी अलग है, मान लीजिए पहले कम था, अब हो गया ज्यादा। फिर वो वेलोसिटी क्या हुआ, यहां से चेंज हो करके हो गया v3। फिर वही ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया दूसरे वेलोसिटी से, वेलोसिटी पूरे जर्नी में चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक कुछ और वेलोसिटी है, यहां से यहां तक कुछ और वेलोसिटी है, फिर यहां से यहां कुछ और वेलोसिटी है। आगे भी अगर गाड़ी चलेगी तो यहां पर वेलोसिटी v4 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है। ये वेलोसिटी v1 कम है मान लेते हैं, ये ज्यादा है, फिर हो सकता है ये कम हो गया होगा इससे, फिर या तो ये भी क्या हो गया होगा इससे कम, या फिर ज्यादा हो गया होगा। पूरे जर्नी में उसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो इसी कंडीशन में हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला है। और एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट इस तरह से करते हैं, इस तरह से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, इसको बोलते हैं v बार। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास सम ऑफ वेलोसिटीज। सम मतलब ऐड करना, ये जितनी वेलोसिटी है सबका सम कर दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। 4 वेलोसिटी है तो 4 तक जाएंगे, 5 रहेगा तो 5 तक जाएंगे। ठीक है, नीचे में क्या है, नंबर ऑफ वेलोसिटीज। अब कितने वेलोसिटीज को आप सम ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज वेलोसिटी पता हो जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं? और भी चीज मैं और भी बताता हूं, और भी कौन से फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का। अब देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, चाहे किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो। यूनिफॉर्मली से कहने का मतलब, मान लीजिए ना कि किसी बॉडी का वेलोसिटी पहले यहां से लेके यहां तक 10 था, उसके बाद यहां से चेंज होकर के कितना हो गया, 20, फिर हो गया यहां से यहां 30, फिर यहां से यहां हो गया 40। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब कैसे, पहले 10 था तो फिर 20 हुआ, तो कितना चेंज हुआ, यहाँ पे 20 में से 10 गया, 10 ही नहीं चेंज हुआ, फिर 30 हुआ, 30 हुआ तो कितना चेंज हुआ, पहले से 10 चेंज हुआ। यानी कि हर जगह आप देख रहे हैं, हर जगह हर इंटरवल में यहां से वेलोसिटी पहले 10 था यहां से यहां तक, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। तो वेलोसिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज होने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि 5 सेकंड में वेलोसिटी पहले 0 था, यहाँ पे 5 सेकंड में 10 हुआ, उसके बाद जो है 10 सेकंड में कितना हुआ, 20 हुआ, फिर यहाँ पे 15 सेकंड में 30 हुआ। तो 5 सेकंड में वेलोसिटी में अगर 10 चेंज हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 में से 5 गया 5, यहाँ भी दूसरे 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 20 में से 10 गया 10, तीसरे 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 30 में से 20 गया 10। तो हर 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 ही बढ़ रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है
तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा, इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे 5 सेकंड में 10 हो गया और दूसरे 5 सेकंड में वो 20 नहीं होकर के हो गया होगा 15, अब तीसरे 5 सेकंड में वो हो गया होगा 25। तो देख रहे हैं इक्वल टाइम में यहां से यहां तक का टाइम 5 सेकंड ही है, फिर यहां से यहां 5 सेकंड ही है, क्योंकि यहां से यहां 10 है ना, तो यहां से यहां कितना है, 5 ही ना है। इस 10 में से इसको घटा दीजिए, ये टाइम निकलेगा। फिर यहां से यहां तक कितना टाइम है, 5 ही है। तो हर 5 सेकंड में वेलोसिटी जो है क्या आपका इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले 5 सेकंड में 10 हुआ, तो दूसरे 5 सेकंड में 20 होना चाहिए था, लेकिन है 15। तीसरे 5 सेकंड में कितना होना चाहिए था, 30, लेकिन है 25। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होना। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया है, ये फॉर्मूला दोनों कंडीशन में वैलिड है, चाहे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो। आप इस फॉर्मूले से एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो हर जगह मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही मिलेंगे कि किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी कि वहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में एक स्पेशल फॉर्मूला आपको दिया गया है छोटा करके, ताकि आप बहुत दूर न चले जाए, बड़े फॉर्मूले के साथ चलते चलते आगे बहुत दूर न चले जाए। आप नजदीक में ही एक छोटा सा फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर लो कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, जैसे 10 है, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद 40 होगा एंड सो ऑन। इस तरह से अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चेंज होना। तो इस कंडीशन में आप एवरेज वेलोसिटी क्या करोगे, कुछ इस तरह से निकाल लोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर दोगे। इस तरह से ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। ठीक है ना, यही है आपका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का, मैंने आपको बताया। दूसरा फॉर्मूला और भी होता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। ये भी इस फॉर्मूला से भी हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो जहां पे जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला यूज होगा और फिर हम उसका आंसर पता करेंगे। तो यही चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a woman travels a distance of a woman travels a distance of 1 meter towards north, then 2 meter towards east, and finally 3 meter
3 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो आपको फाइंड करना है, एक नंबर में फाइंड करना है डिस्टेंस और 2 नंबर में फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। आपको 2 चीज फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए आप सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब आगे की हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में है अ वुमन ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ। कोई एक वुमेन है जो सबसे पहले वो क्या करती है, वो ट्रेवल करती है 1 मीटर। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक महिला है, यहाँ पे कोई एक महिला है, ये सबसे पहले यहाँ से मूवमेंट किधर कर रही है, 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इधर नॉर्थ होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फिजिक्स इधर नॉर्थ होता है। नॉर्थ में वो गई है कितना, 1 मीटर। एंड देन 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद ईस्ट इधर होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स ईस्ट इधर होता है। इधर कितना जा रही है, वो 2 मीटर जा रही है, ठीक है। उसके बाद फाइनली वो क्या कर रही है, 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ इधर होता है, साउथ 1 है, ये 3 है, तो 3 तो 1 से बड़ा ही होगा। ये साउथ में इधर आ गई, इधर ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ है। तो इस तरह से उसका मूवमेंट है और कुछ नहीं है इसमें। और फाइनली जो है, अब बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ हमें क्या है और उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे वो मूव की है वैसे वैसे हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारे पास, एज फॉर डिस्टेंस में सिंपली हम ऐड कर देंगे। 1 मीटर ऐसे गया, 1 मीटर ये लेंथ हुआ, 2 मीटर ये हुआ, 3 मीटर ये हुआ, है ना। तो 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर कितना हो गया, 6 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट डिस्टेंस आपको देखना है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसका इनिशियल पोजीशन यही है, क्यों, क्योंकि यही से वो वुमेन जो है चलना स्टार्ट की थी और ये उसका फाइनल पोजीशन है। फाइनली वो यहाँ पर पहुंची है। तो आप इस इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यही है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको यही अब पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पिक्चर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से। ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, ये पूरा कितना था 2 3, तो ये 1 इधर चला गया, इधर कितना बच गया 2, ये कितना है 2, ये भी कितना हो जाएगा 2। इसी के पैरेलल आपने ये लाइन खींचा है, इसके पैरेलल आपने ये लाइन खींचा है, तो इसके पैरेलल लाइन खींचा है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हो गया 2, ये है 2। अब आपको ये लाइन पता करना है और देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यही नहीं बोलते हैं बच्चे, यही बोलते हैं। अब ये हाइपोटेनस आपको पता करना है, ये यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो एच इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। यही जो एच स्क्वायर है ये आपका क्या हो जाएगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एच के जगह पे आप एस स्क्वायर लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पी आपका कितना है, ये पी कितना है आपका 2 है, यही है परपेंडिकुलर 2। 2 स्क्वायर कर दीजिए और इसको कर दीजिए, ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि एस इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 8। अब 8 को आप क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 जा 4 और 2 जा 8। अब दो में से क्या करोगे, एक दो बाहर ले लोगे, अंदर में 2, यही हो गया 2 रूट 2 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कितना निकल गया आपको 2 रूट 2 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही है आपका क्वेश्चन। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल क्या करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझो, उसके बाद उसका पिक्चर बनाओ, पिक्चर को देखो, उसके बाद क्वेश्चन बना लो, बन जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। कहता है द टाइम, देखो क्या कहता, द टाइम बिटवीन a clap and its echo from a wall is 0.1 second. If the distance of wall be 17.5 meters, calculate the speed of sound, चलिए आप बनाइए इसको, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसको समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए एक बार। चलिए अब हम पढ़ के आपको समझाते हैं। कहता है द टाइम बिटवीन अ क्लेप एंड इट्स इको फ्रॉम अ वॉल इज 0.1 सेकेंड। इफ द डिस्टेंस ऑफ वॉल बी 17.5 मीटर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। देखो इसमें क्या कहता है, द टाइम बिटवीन अ क्लेप एंड इट्स इको। जैसे कि मान लीजिए कि रूम है, इस रूम में कोई एक लड़का खड़ा है और वो क्या करता है, यहाँ पे क्लैप करता है, ताली बजाता है। ताली बजाने के बाद वहां उसके हाथ से साउंड निकलेगा और वो साउंड क्या होगा, ट्रेवल करके जाएगा वॉल के पास, और वॉल से जो टकरा करके साउंड आएगा ना फिर उसके पास, उसको बोलते हैं इको। तो उस आदमी को अपना साउंड और उस इको, इन दोनों को सुनने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड। ये है टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड इको। इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो ये है। ऐसे फिजिक्स में साइंटिस्ट के द्वारा एस्टिमेटेड है कि जब आप किसी बंद हॉल में अगर आवाज करते हो तो आपका ओरिजिनल साउंड और एक जो साउंड दीवार से टकरा करके आपके पास आता है, इन दोनों साउंड को अगर आप क्लियरली सुनना चाहते हैं, ओरिजिनल साउंड को और इको को, तो दोनों के बीच में टाइम होना चाहिए कितना, कम से कम कितना, 0.1 सेकेंड। तो ही आपको सेपरेटली आपका साउंड और वो रिफ्लेक्टेड साउंड जो इको है वो सुनाई देगा। अदरवाइज दोनों में से कोई भी साउंड क्लियरली आपको सुनाई नहीं देगा जब टाइम गैप इससे कम होगा। इतना होना चाहिए कम से कम, या तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो वो यही चीज यहाँ पर टाइम है। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आदमी खड़ा है, जो क्लैप कर रहा है, उस आदमी से एक दीवार जो है, जो वॉल है, वो 17.5 मीटर दूर है और उसी वॉल से साउंड उसको टकरा करके जो आ रहा है उसको सुनाई दे रहा है इको के रूप में।
तो आखिर ये जो आदमी और वाल के बीच जो मीडियम है वहां एयर ही मीडियम होगा। तो आखिर इसमें साउंड का स्पीड क्या है वो कैलकुलेट कीजिए। चलिए पहले पिक्चर बनाते हैं। मान लीजिए कहता है द टाइम बिटवीन अ क्लैप एंड इट्स इको फ्रॉम अ वॉल इज दिस। चलिए ठीक है, पहले पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह का। ये आपका वॉल है और यहां पे क्या है बच्चे, यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है इस तरह से, ठीक है, ये आदमी खड़ा है और ये यहाँ पे क्लैप करता है, यही आदमी क्लैप करता है। आदमी और वॉल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 17.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। आदमी और वॉल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 17.5 मीटर दे रखा। अब ये आदमी क्या करता है, यहाँ पे क्लैप करता है। जब ये क्लैप करता है तो साउंड यहाँ से ऐसे जाता है दीवार में और दीवार से फिर टकरा करके यहाँ वापस आता है। तो साउंड को यहाँ से यहाँ जाने में और आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड का टाइम। ये टाइम उसको लग रहा है साउंड को यहाँ से और यहाँ तक आने में, ये टाइम उसको लग रहा है। तो अब देखो इतने टाइम में ये जो टाइम लग रहा है साउंड को यहाँ से ऐसे जाने में फिर आने में, इतने टाइम में ये साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका डबल कर रहा है। इतने टाइम में इसका डबल कर रहा है, क्योंकि 17.5 मीटर साउंड जा भी रहा है और 17.5 मीटर साउंड आ भी रहा है ना। एक तो साउंड गया पहले 17.5 मीटर, उसके बाद यहां से साउंड वापस भी आया 17.5 मीटर। तो जितना डिस्टेंस आदमी और वॉल के बीच था उसका डबल जो है ये साउंड डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। क्योंकि साउंड को यहां से यहां जाने में और यहां से फिर यहां आने में इतना टाइम लग रहा है। तो इतने टाइम में साउंड कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका डबल, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये पहले बताओ। यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इतना, 2 इंटू, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 17.5 और टाइम कितना हो जाएगा आपका, 0.1 सेकेंड ही रहेगा, 0.1 सेकेंड रहेगा। टोटल डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब आपको स्पीड निकालना है भाई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यही नहीं होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है 17 दूना 34 होता है, ये 35 हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 1 अंक के पीछे पॉइंट, यानी कि 35। अब बाई टी कितना है आपके पास, टाइम 0.1 सेकेंड, यानी कि ये और ये आपका कट गया। तो कितना बच गया आपका, 35 मीटर पर सेकेंड, यही बच जाएगा। 350 0.1, सॉरी रुक जाओ, ये जो है ये आपका डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35.0, यहाँ पे था 0.1, तो ये और ये तो कट गया आपका पॉइंट, कितना बच गया, 350 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया आपका स्पीड। ठीक है, इस तरह से आप स्पीड पता कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो बच्चे, अगर इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन हो तो मैं तो आपको इस तरह से बता दिया, आप इस तरह से बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट स्पीड लिखना, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू लिखना 2d अब बाय टाइम, 2d बाय टाइम लिखना, ये 2 लिखो यहाँ पे। और डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में देखो दे करके रखा है, ये यहीं पर कर दो 17.5, और टाइम जो आपको दे करके रखा है ये इसको यहाँ पे कर दो ऐसे। ठीक है, यही आप डायरेक्ट लगा देना यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 35.0 अब बाय 0.1, ये पॉइंट कट गया, बच गया 350 मीटर पर सेकेंड।
आप इस तरह से बना लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करना, यानी कि v यानी कि स्पीड इक्वल टू 2d बाय टी, स्पीड इक्वल टू 2d बाय टी, इस फॉर्मूला का यूज करके आप बना लेना। अच्छा 2d क्यों लिख रहे हैं, आपको बताए हैं कि 2d हम क्यों लिखते हैं। ये जो टाइम आपको दे रखा होता है यहाँ पे, इस टाइम में क्या होता है, साउंड जो है ना वो डबल डिस्टेंस कवर कर लेता है। क्योंकि हम यहाँ से जब आवाज कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो साउंड वहां जा रहा है उस वाल के पास, जो भी डिस्टेंस है जाने का गया, फिर वहां से वो आता भी तो है, जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस आया भी, तो डबल डिस्टेंस हो गया। लेकिन साउंड को जाने में और आने में टाइम कितना लग रहा है, तो इतना टाइम में वो जा रहा है और आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर 2d लिखते हैं कि इस टाइम में साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, डबल डिस्टेंस 2d कर लेता है। इसी टाइम में 2d डिस्टेंस कवर हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर हम 2d बाई टी कर देते हैं। ठीक है, आप बना सकते हो। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चन बना लेना। अब आगे है बच्चे, क्या करेंगे इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपका थर्ड क्वेश्चन है। कहता है इफ ए चिता स्पॉट्स his prey at a distance of 100 meter, at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get its prey if average velocity attained by it is 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चे क्या होता है इसमें, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है इफ ए चीता स्पॉट हिज प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे if its average velocity attained by it is 90 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि कोई एक चीता है, if a चीता spots his prey at a distance of 100 मीटर, कोई चीता है यहाँ पे खड़ा है और उस चीता को जो है उसका प्रे जो है ना उससे 100 मीटर दूर पर दिखा। कितना मीटर दूर पर दिखा, 100 मीटर दूर पर दिखा। What is the minimum time it will take to get its prey? अब वह चीता क्या करेगा, अपने प्रे को पकड़ने के लिए दौड़ेगा, और जब वो चीता अपने प्रे को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो कितना टाइम में अपने चीता को पकड़ लेगा, जब वह चीता अपने एवरेज स्पीड इस स्पीड से रन करता है, इस स्पीड से दौड़ेगा। उसका स्पीड फिक्स नहीं है चीता का, उस चीता का स्पीड फिक्स नहीं है, वो एवरेज स्पीड बता रहा है, कभी स्लो भी दौड़ रहा है, कभी फास्ट भी दौड़ रहा है।
फिर से समझो, एक चिता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे जगह पे कोई एक चिता खड़ा है और उस चिता को जो है कोई जानवर दिखा उससे 100 मीटर की दूरी पे। अब वो चिता क्या करेगा, अपने प्रे को पकड़ने के लिए दौड़ेगा, मोशन में आएगा। जब वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसका एक एवरेज स्पीड इतना है, इस स्पीड से वो दौड़ता है, उसका एवरेज स्पीड ये है, तो कितना टाइम में अपने प्रे को पकड़ लेगा, ये चीज यहाँ आपको टाइम बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या सब आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है व्हाट इज, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। आपको यहाँ पर दिया गया डिस्टेंस, क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है या डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है आपको, 100 मीटर, यही दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना दिया गया है, 90 किलोमीटर पर आवर, यही ना है, 90 किलोमीटर पर आवर, यही आपको दिया गया है। और आपको पता क्या करना है, पता करना है इसमें टाइम, आपको टाइम पता करना है। चलिए ठीक है, तो बच्चे अब इसको हम बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसको बनाने का हमारे पास तरीका है, यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18×95 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। यानी कि इसको आप चेंज कर लीजिए, चूंकि ये मीटर में दिया हुआ है ना ऊपर में, इसीलिए इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। चूंकि ये SI यूनिट में है तो इसको भी SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, तो हमें जो टाइम निकलेगा वो तो वो भी सेकंड में निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हमने बताया था अभी तुरंत आपको कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी आपका कितना था, 25, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर, और टाइम तो आपको निकालना ही है। कर लीजिए इसको, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 25t इक्वल टू 100, और या फिर t इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 100/25, 25 4 जा 100, यानी कि ये हो गया 4, कितना हो गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा, 4 सेकेंड। यानी कि 4 सेकेंड में वो चीता क्या करेगा, अपने प्रे को कैच कर लेगा। अगर वो इस वेलोसिटी से दौड़ता है तो, किस वेलोसिटी से, 90 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से अगर वो दौड़ेगा एवरेज वेलोसिटी से, तो वो 4 सेकेंड में अपने प्रे को कैच कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपने इसको बनाया। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन बच्चे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये जो रिसेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को मैन्युअली देखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन है ऑन ए 120 किलोमीटर रोड एक कार
travels, a car travels the first 30 kilometer, the first 30 kilometer, the first 30 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed, at a uniform speed, at a uniform speed, at a uniform speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour. How fast must the car travel for the rest of track, so as to have an average speed of 60 kilometer per hour for the entire journey, बच्चे चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन में क्या है फिर उसको बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ऑन ए 120 किलोमीटर रोड, एक रोड है जो 120 किलोमीटर लंबा है, एक रोड है जो कितना लंबा है, 120 किलोमीटर लंबा रोड है, और उस रोड पे कोई गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी क्या करती है, पहले जो है 30 किलोमीटर वो चलती है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फर्स्ट 30 किलोमीटर, 120 किलोमीटर लंबा रोड है, लेकिन उस रोड पे वो 30 किलोमीटर जो ट्रेवल करता है ना, वो किस स्पीड से करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि स्पीड फिक्स है, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा, इस स्पीड से वो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर 120 मीटर लंबा रोड पे। एंड हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल फॉर द सेकेंड रेस्ट ऑफ द ट्रैक सो एज टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर इंटायर जर्नी। अब देखिए कि 120 किलोमीटर लंबा रोड है और उस रोड पे पहले जो है 30 किलोमीटर जो ट्रेवल किया कार, वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया, जो कांस्टेंट स्पीड है। अब बाकी जो बच गया 90 किलोमीटर, कहता वो 90 किलोमीटर जो बाकी बच गया है, अब वो जर्नी 90 किलोमीटर का जो जर्नी है वो किस स्पीड से वो कार ट्रेवल करेगा, ताकि उसका पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। एवरेज स्पीड तो होगा ही, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पहले 30 किलोमीटर वो जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, अब 90 किलोमीटर जाएगा अलग स्पीड से, तो पूरे जर्नी में उसका स्पीड तो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब स्पीड चेंज हो रहा होता है, फिक्स नहीं होता है, तो वहां पर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड पहले है 30, और बाकी जो रेस्ट है वो किस स्पीड से जाएगा, रेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ में, रेस्ट जर्नी में वो निकालना पड़ेगा स्पीड आपको। देखिए क्या स्पीड निकलता है, वही स्पीड आपको पता करना है। 90 किलोमीटर जो बच गया है 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, वो 90 किलोमीटर का जर्नी वो गाड़ी किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, ताकि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाना चाहिए, उसका 60 किलोमीटर पर आवर हो जाना चाहिए, तो वो निकल जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब हम देख लेते हैं, इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
आसान सा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चे। देखो क्या है, देखिए बच्चे क्या है इसमें। ये जो है बच्चे एक रोड है, देखो ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये मान लीजिए ना ये एक रोड है आपका ए बी, ये एक रोड है और इस पूरे रोड का जो लेंथ है ना बच्चे वो कितना है, ये पूरे रोड का जो लेंथ है वो कितना है 120 किलोमीटर है, यही है ना। इस रोड का जो पूरे का लेंथ है वो है 120 किलोमीटर, ये पूरे रोड का लेंथ है 120 किलोमीटर, ठीक है। अब वो क्या कर रही है गाड़ी, देखो ये एक रोड है, इस पूरे रोड का जो लेंथ है आपके पास वो कितना है 120 किलोमीटर है ये, ठीक है। ये पूरे रोड का जो लेंथ है ये है 120 किलोमीटर। तो जो गाड़ी इस पर चल रही है, मान लीजिए कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है इस पे, ये गाड़ी जो है पहले चलती है कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर, ठीक है। यहां आई, ए से आ गई गाड़ी कहां पे बी पे, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। और ये गाड़ी यहां से जो यहां आई है वो किस स्पीड से आई है, इस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब बाकी जो बच गया यहाँ पे, ये जो बाकी आपका बच रहा है ये 30 किलोमीटर तो ठीक है यहां तक। अब जो ये बाकी बच गया, ये कितना बच गया, ये पूरे था 120, बाकी ये 30 कवर किया। अब यहां से यहां कितना बच गया 120 में से आप जब 90 को माइनस करोगे 30 को, तो ये कितना बचेगा आपको 90 किलोमीटर। अब कहता है इस क्वेश्चन में बच्चे क्या कि अब ये बाकी जो 90 किलोमीटर है, अब ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ये गाड़ी किस स्पीड से कवर करेगी, ताकि इस पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड हो वो कितना हो 60 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड। अब देखो बच्चे, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो स्पीड है, ये स्पीड पता करने के लिए हमें यहीं से पता होगा। जैसे कि आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अब बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है ये कि 120 है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का टाइम हमें पता नहीं है, ताकि हम यहां पर उसको पुट कर सके तो पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ये टाइम ए से लेके बी तक का टाइम, अब फिर बी से लेके सी तक का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। जब ये पूरा टाइम पता हो जाएगा तो डायरेक्ट हम यहां से क्या करेंगे, स्पीड पता कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो यहां से हम पता कर लेंगे कि हमारा एवरेज स्पीड क्या है, इसी फॉर्मूला से पता हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले टोटल टाइम हमें पता होना चाहिए, तब पता होगा, ऐसे पता नहीं होगा। तो देखो बच्चे, अब क्या करेंगे, हम यहां से लेते हैं। अब यहां से लिखो, यहां पे लिखो टाइम, यहां पे लिखो पहले टाइम फ्रॉम ए से बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर के बी तक का, ए से लेकर के बी तक का टाइम निकालना है हमें। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए हमको। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें टाइम निकालना है, पहले ये टाइम निकालना है, ये टाइम निकालना है क्या हमको, टाइम निकालना है टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी निकालना। इस तरह से लिख लीजिए टाइम फ्रॉम ए टू बी। और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां, ए से लेके बी तक का 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस। स्पीड कितना दे रखा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर, यही तो दे रखा है, ठीक है। तो टाइम फ्रॉम ए टू
बी कितना निकल जाएगा, ये काटो इसको, 1 आवर। ये तो टाइम निकल गया 1 आवर। अब देखिए फिर अगेन अब आपको कैलकुलेट करना है टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो फिर टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये पहले बताओ। डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां से लेके यहां तक का स्पीड तो हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड क्या है, x है। ये यहां तो हमें स्पीड पता था ये। ओके बच्चे, तो यहां हम अब टाइम निकाल रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, यानी टाइम हमें पता करना है b से लेकर के c तक। ये c कर लीजिए, यहाँ पे टाइम हमने पहले ही निकाल चुका है। a से लेकर b तक का टाइम हमें क्या निकला था, यहाँ पे 1 आवर निकला था। ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। और टाइम निकाल रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखो पूरा डिस्टेंस 120 है, पूरा डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। बाकी ए से लेके बी तक अगर 30 किलोमीटर है, तो बी से सी तक क्या होगा, पूरे में से इसको माइनस करेंगे ना। इस 120 में से अगर आप 30 को माइनस कर दोगे तो 90 हो जाएगा पूरा। ये यहाँ पर लिखोगे 90। और स्पीड आपको तो पता ही करना है कि भाई यहाँ से गाड़ी यहाँ तक किस स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो स्पीड हमको तो पता ही करना है, तो हम स्पीड को मान लेते हैं यहाँ पे x। चूंकि यहाँ स्पीड दिया हुआ था, यहाँ स्पीड दिया हुआ था a से b तक, लेकिन हमें b से c तक स्पीड ही पता करना है, वो नहीं दिया हुआ है। हमने उसको मान लिया क्या, x यहाँ पर मान लिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टाइम फ्रॉम b टू c क्या निकला, 90/x निकल गया। तो अब आगे इसको करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिर यहाँ पर कर देता है। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम से कहने का मतलब टाइम फ्रॉम ए टू सी, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी कितना हो जाएगा, ए टू सी कितना हो जाएगा, यानी कि ये 1 घंटा ये, और बाकी ये कितना निकला 90/x। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम निकला है आपको कितना निकला है, देखिए यहाँ पे 90/x। तो अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1 + 90/x। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। यहीं पे 1 और x का एलसीएम कितना होगा, x हो जाएगा। 1 से x को डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, x आएगा। x से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, x आएगा। x + 90, यानी कि ये हो गया आपका। चलिए ठीक है, ये हो गया टोटल। यहाँ जो निकला है वो निकला है हमको टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी। अब हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, बस खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। तो बच्चे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना था, 120 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना निकल गया आपको, ये है आपका टोटल टाइम। यानी कि इसको डिवाइड कर देना है किससे, x + 90/x से इसको डिवाइड कर देना है। अरे इसके नीचे में लिखने का मतलब कि इससे डिवाइड होना होता है, तो वही कर देते हैं। यहाँ नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, लिखोगे 120, जहाँ डिवाइड है वहाँ इंटू करोगे, ये जाएगा ऊपर, और ये x + 90 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, यही ना होगा। यानी कि आपके पास जो है ये क्या बच गया आपके, यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 120x, अब बाय में कितना आ गया, x + 90। रहने दीजिए इसको ऐसे ही। ये एवरेज वेलोसिटी कितना बता रहा है करने के लिए, 60। एवरेज वेलोसिटी यही, एवरेज स्पीड यही है आपका, इसका वैल्यू 60 है। ठीक है ना, ये 60 है आपका, यही है 60। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे,
120x अब बाय x प्लस 90, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसको इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 120x इक्वल टू 60 इंटू एक्स प्लस 90, ये हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू हम पता करें यहाँ से, तो ये हमको आ जाएगा 60 इंटू एक्स प्लस 90 अब बाय कितना 120, ये आ जाएगा। ये जीरो तो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। यानी कि क्या आया हमारे पास, ये पहले बताइए। x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना आया, ये जीरो ये हो गया x प्लस 90 अब बाई 2, ये आया कितना आ जाता है बच्चे, x बराबर रुक जाइए थोड़ा सा, इसको कितना आता है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x इक्वल टू ये आएगा, आपको इसको भी बाय क्रॉस करना है तो 60x अब प्लस 96 जा 54 और उसके बाद 2 जीरो, ये आया आपके पास। ठीक है, अब इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 120x ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 60x इक्वल टू इतना 5400। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60x इक्वल टू 5400। x इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चे, 5400 बाय 60, ये तो गया 6 9 जा 54, एक जीरो यहाँ पे कितना आया हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, यही हुआ हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, यही हुआ आपका स्पीड। यानी कि जो बाकी अब ये जो आंसर आया है हमारे पास x स्पीड जो आया है, ये स्पीड था कहाँ का 30 किलोमीटर बाद का, यानी कि 90 किलोमीटर जो बच गया था उस रास्ते का लेंथ, अब उस लेंथ को ये जो गाड़ी कवर करेगा वो इस स्पीड से कवर करेगा, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कवर करेगा। ठीक है, और जब वो गाड़ी जो है पहले जो है 30 किलोमीटर कवर किया इस स्पीड से, उसके बाद वो कवर कर रहा है इस स्पीड से, देखो 90 के स्पीड से। ठीक है ना, 30 किलोमीटर किया इस स्पीड से कवर और 90 किलोमीटर किया इस स्पीड से कवर, तो पूरे जर्नी का जो उसका एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं उसको, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका वही है 120 और टोटल टाइम तो आपने यहाँ पर निकाल के रखा था टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आपको 60 मिल जाएगा। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, एवरेज स्पीड पता करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये भी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका ये है 30, ये 30 और 90। ठीक है, अब बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 9 3 12, 1200। अब बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ये 120। अब बाय 2 करो कितना आएगा 60 आएगा। देखो ये एवरेज वेलोसिटी है, ये आपका क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड है, ये इस तरह से आप पता कर सकते हो। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर चेक करना चाहते हो ना तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आप इसको चेक करना चाहो बच्चे तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। आपका जो एवरेज वेलोसिटी था या एवरेज स्पीड था वो कितना था 60। अब देखो ये आता है कि नहीं आता।
एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या था 120 और टोटल टाइम क्या था आपके पास जो टोटल टाइम था वो था 1 प्लस 90/x, 1 प्लस 90/x। यानी कि आप 120 करो 1 प्लस 90 करो, x का वैल्यू कितना निकला अभी 90 निकला। आप इस तरह से कर लो 120/90, ये 90 अब प्लस 90 अब बाय 90 कितना हो जाएगा 120, अब बाय हो जाएगा 180 अब बाय 90, यही ना होगा। अब इसको ऐसे करोगे 120/1 ये जाएगा ऊपर 90 और ये 180 आएगा नीचे, आएगा ना। तो ये जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये से काटो इसको 2 6 के 12, जीरो देखो 60 आ रहा है यहाँ पे। यही 60 था आपका एवरेज स्पीड जो क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको चेक भी कर लिए आप, एवरेज स्पीड यही आ रहा। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड ये आपको मिल गया इसका मतलब आपको जो स्पीड अभी मिला है x = 90 किलोमीटर पर आवर, ये बिल्कुल ही सही है, इसमें अब कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल बनाते हो तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है उसका थ्योरी, कि भाई स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर ये सब सारी चीज़ आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप बना लेंगे उसको। तो न्यूमेरिकल उस स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है जो स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाने का प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बच्चे क्या होते हैं, अपने आप वो उसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्सेप्ट उसका और भी क्लियर होते चले जाता है जब बच्चे ढेर सारे न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो बच्चे हमने आपको जो बताया है वो मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई हम NCERT का सारा क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर रहे हैं, आप देखो और इसको नोट करो। मैं सिर्फ आपको ये बताया हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, कैसे आपको बनाना है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पे समस्या हो क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम में या न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हम उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।